दोस्तों इस क्लास में हम कर रहे हैं दृष्टि आईएएस की प्रीलिम प्रैक्टिस सीरीज, जिसमें दोस्तों हम पहले से ही 101 प्रश्नों को हल कर चुके हैं। कितने प्रश्नों को? 101 प्रश्नों को हल कर चुके हैं, जो काफ़ी अच्छे से हमने हल किए हैं, जिसे आपने भी अच्छे से देखा हुआ है। दोस्तों इसमें हम 102 नंबर प्रश्न आज से शुरू करेंगे। इससे पहले हम 101 प्रश्न 2 क्लासों में पूरा कर चुके हैं, 50 प्रश्न करके। अगर आपने वो प्रश्न नहीं देखे तो आप वो प्रश्न जाके देख लीजिएगा। दोस्तों आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये दृष्टि आईएएस के द्वारा प्रोवाइड की गई टेस्ट सीरीज है 2023 के लिए, यूपी पीसीएस के लिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ से आकर टेलीग्राम चैनल पर इस पीडीएफ को प्राप्त कर चुके हैं, पहले से ही अपलोड हो चुकी है ये। दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है 102 नंबर का। अमेठी जिले का गठन हुआ था। हमसे पूछा हुआ है अमेठी जिले का गठन कब हुआ था। तो याद रखना, अमेठी जिले का गठन हुआ था 2015 में। कब हुआ था? 2015 में इसका गठन किया गया। 2010 में। 2010 में इसका गठन किया गया है। याद रहेगा 2010 में। कब किया गया इसका गठन? 2010 में। याद रखना अमेठी जिले का गठन 2010 में किया गया। अगला प्रश्न हमारा, चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चक्रवात के संबंध में पूछा हुआ है, कौन सा कथन सही है? दोस्तों पहला कथन है, चक्रवात के केंद्र में धरातलीय वायु अंदर की ओर सर्पिलाकार गमन करती है। सर्पिलाकार गमन करती है। जो चक्रवात है उसके केंद्र में धरातलीय वायु अंदर की ओर, यानी कि ऐसे जो चक्रवात होता है तो उसमें अंदर की ओर वायु क्या करती है? गमन करती है। तो दोस्तों ये वाला एकदम सर्पिलाकार गमन करती है, एकदम राइट है। ये वाला हमारा पहला कथन कैसा है? एकदम राइट है। अगला है, वायु चक्रवात के केंद्र में उतरती है। वायु चक्रवात के केंद्र में, तो जो चक्रवात का केंद्र होता है वहाँ पर लो प्रेशर होता है। कैसा लो प्रेशर होता है? तो वहाँ पर वायु उसके केंद्र में उतरती है। तो दोस्तों ये भी राइट है। दोनों कथन हमारे राइट हो गए चक्रवात के संबंध में। तो आंसर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन बी आंसर राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से दो सुमेलित हैं? हमसे पूछ लिया गया है दो कौन से सुमेलित हैं। एक तरफ दे रखे हैं स्थानीय तूफान और दूसरी तरफ दे रखे हैं राज्य। तो याद रखना आम्र वर्षा ये कर्नाटक में होती है, एकदम राइट है। दूसरा है विलोज सोवर ये मणिपुर में नहीं होती है। विलोज सोवर है ये मणिपुर का नहीं है। अगला है नॉरवेस्टर ये पश्चिम बंगाल का है, ये भी राइट है। नॉरवेस्टर पश्चिम बंगाल का। अगला है लू ये कहाँ की है? ये तमिलनाडु की नहीं है, ये उत्तर भारत की है। लू उत्तर भारत की है। याद रखना लू क्या कहाँ की है? उत्तर भारत की है जो लू। तो ये वाला गलत हो गया और ये दूसरा गलत हो गया। पहला और तीसरा राइट है। हमसे पूछा हुआ है दो सुमेलित हैं। निम्नलिखित में कौन से दो सुमेलित हैं? तो पहला और तीसरा हमारा सही सुमेलित है। आंसर क्या हो जाएगा? पहला और तीसरा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा, कथन ए और कारण आर, इनसे संबंधित कथन दे रखे हैं। पहला कथन है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक देश है। तो दोस्तों एकदम राइट है, भारत सबसे ज़्यादा मसाला उत्पादन करता है। अगला है, भारत में मसालों की घरेलू खपत बहुत कम है। तो दोस्तों ये वाला कथन गलत है, क्योंकि भारत में मसालों की खपत अच्छी खासी है, क्योंकि भारत में खूब सारे मसाले उगाए जाते हैं और यहाँ पर उसकी खपत भी बहुत होती है। दूसरा तो हमारा गलत है, लेकिन पहला सही है। जब दूसरा गलत है पहला सही है तो आंसर क्या हो जाएगा? देख लेते हैं। पहला सही और आर गलत। पहला सही आर गलत, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न है, ग्लोबल ट्रेड्स रिपोर्ट 2022 प्रकाशित की गई। तो दोस्तों याद रखना ग्लोबल ट्रेड्स रिपोर्ट 2022 ये प्रकाशित की गई है। ये संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त द्वारा क्या की गई? ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई। याद रखना संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त द्वारा ये
रिपोर्ट हमारी जारी की गई है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पश्चिम सेती जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई है? पश्चिम सेती जल विद्युत परियोजना, याद रखना ये नेपाल में बनाई गई। पश्चिम सेती जल विद्युत परियोजना नेपाल में बनाई गई है। अगला प्रश्न है, पनामा नहर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखना पनामा नहर के संदर्भ में हमसे कथन पूछ लिया गया है। पनामा नहर यह प्रशांत और हिंद महासागर को जोड़ती है। पनामा नहर जो है ये प्रशांत और हिंद महासागर को जोड़ती है। तो दोस्तों ये वाला कथन एकदम गलत है, क्योंकि पनामा नहर ये किसे जोड़ती है? तो याद रखना ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है। किसको? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है पनामा नहर, यानी कि जो उत्तरी अमेरिका है और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है। एक तरफ प्रशांत महासागर हो जाएगा और एक तरफ हो जाएगा हमारा अटलांटिक महासागर, यानी कि ये प्रशांत महासागर हो गया और ये हो गया अटलांटिक महासागर। तो दोस्तों इसके बीच में है पनामा नहर। ऐसे ये पनामा नहर है, ये उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिणी अमेरिका है। अगला है, इसे वर्ष 1914 में खोला गया। तो दोस्तों ये वाला राइट है एकदम, पहला राइट है, दूसरा राइट है और पहला गलत है, क्योंकि पनामा नहर जो है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में मैक्सिको को जोड़ती है। तो दोस्तों पहला तो हमारा गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। जब दूसरा सही है तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2 सही है। अगला प्रश्न दे रखा है हमारा 109 नंबर का प्रश्न है, अभिकथन ए और कारण आ रहा है। पहला है, विश्व के प्रमुख गर्म मरुस्थल कटिबंधों के पूर्वी भाग में स्थित है। हमसे पूछ लिया गया जो हमारा पूरा विश्व है उसके जितने भी गर्म मरुस्थल हैं वो कटिबंधों के पूर्वी भाग में स्थित है। तो दोस्तों एकदम गलत है, क्योंकि ये कटिबंधों में ही स्थित है, ना कि पूर्वी भाग में। ये पश्चिमी भाग में भी स्थित होते हैं कटिबंधों के। तो दोस्तों ये वाला गलत हो जाएगा। दूसरा है, पश्चिमी घाट पर ठंडी महासागरीय धारा का प्रसार शुष्क मौसम का कारण बनता है। तो दोस्तों एकदम कथन सही है। जैसे अगर आपने ज्योग्राफी में अगर ये टॉपिक पढ़ा होगा तो जैसे ये कोई महाद्वीप हो गया, तो दोस्तों ये कोई महाद्वीप हो गया, अगर इसके पश्चिम घाट में अगर यहाँ कोई ठंडी जलधारा चल रही है तो दोस्तों यहाँ पर कैसा होता है, मौसम हो जाता है शुष्क। क्यों हो जाता है शुष्क? क्योंकि जो इसकी नमी होती है, जो वाष्प होती है वो वायु में नहीं मिल पाती है। जब जलवाष्प वायु में नहीं मिल पाएगी तो यहाँ पर जो वायु जाएगी उसमें नमी नहीं होगी। क्या नहीं होगी? नमी। तो मौसम कैसा हो जाएगा? शुष्क हो जाएगा। जो वायु यहाँ से इधर को प्रवेश करेगी तो इसलिए मौसम शुष्क हो जाता है। तो दोस्तों ये वाला एकदम राइट है। हमारा कथन कारण आर सही है, अभिकथन ए गलत है। याद रखना, जब ठंडी जलधारा होगी तो उसमें से जो गर्म वाष्प निकलती है उसकी वजह से वायु में नमी नहीं होगी। जब वायु में नमी नहीं होगी तो वहाँ का मौसम शुष्क हो जाएगा। ये एकदम राइट है। दोस्तों आंसर देख लेते हैं। ए गलत है, आर सही है। ए गलत है, आर सही है। ऑप्शन डी में दे रखा है ए गलत और आर सही। ए गलत है और आर सही, तो ऑप्शन डी में दे रखा है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है, सूची संरक्षित क्षेत्र और राज्य, यानी कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। पहला है जलदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान। जलदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये पश्चिम बंगाल में है। दूसरा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये अंडमान निकोबार में स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगला है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तर प्रदेश में है। अगला है सिंह फन वन्यजीव अभयारण्य, ये नागालैंड में है। तो दोस्तों याद रखना जलपात, आपको इसमें से कौन कौन से याद रखने हैं। आपको महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान तो पता होगा कि अंडमान निकोबार में, ये आपने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन आपने जलदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान नहीं पढ़ा होगा, ये पश्चिम बंगाल में, इसे याद रखना है आपको। अगला है सिंह फन वन्यजीव अभयारण्य, सिंह फन वन्यजीव अभयारण्य, ये नागालैंड में है। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये हमारा उत्तर प्रदेश में है। तो दोस्तों ये इनके मिलान हो गए। जलदापाड़ा पश्चिम बंगाल, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार, सिंह फन वन्यजीव अभयारण्य नागालैंड, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये तो सभी पता है लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में है। ये इसके मिलान हो गए। 1 2 4 3, 1 2 4 3 किस में दे रखा है? तो ऑप्शन सी में दे रखा है 1 2 4 3, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य किसानों को बीज वितरण के लिए ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला पहला राज्य? तो दोस्तों याद रखना है, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो याद रहेगा आपको झारखंड। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा है? झारखंड। झारखंड पहला राज्य हो गया किसानों के बीज के वितरण के लिए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान IITI के उन्नयन के लिए कितना राशि आवंटित की गई है? तो उत्तर प्रदेश में जो IITI है उसके उन्नयन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ये की गई 4000 करोड़। याद रहेगा 4000 करोड़ राशि आवंटित की गई है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल एक्सप्रेस वे कितने जिलों से होकर गुजर रहा है? तो दोस्तों ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके जो पूर्वांचल एक्सप्रेस है उसका उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, ये कितने जिलों से होकर गुजर रहा है? 9 जिलों से होकर। 9 जिलों से होकर गुजर रहा है। प्रश्न सरल है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों अगले प्रश्न है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? तो दोस्तों याद रखना, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? ये बिजनौर से प्रवेश करती है। ये भी राइट कथन, ये भी सवाल हमारा इंपॉर्टेंट है, बिजनौर से प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित रबड़ उत्पादक देशों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके रबड़ उत्पादन के आरोही क्रम में लगाइए। रबड़ उत्पादन के आरोही क्रम में लगाना है। तो दोस्तों देख लेते हैं रबड़ उत्पादन के आरोही क्रम का मतलब है। दोस्तों आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? चढ़ते हुए क्रम में, चढ़ते हुए क्रम में, यानी कि सबसे कम उससे ज़्यादा उससे ज़्यादा। तो दोस्तों जो इन देशों की बात हो रही है, तो इसमें सबसे ज़्यादा रबड़ उत्पादन होती है वो थाईलैंड है। थाईलैंड सर्वाधिक रबड़ उत्पादन करता है। थाईलैंड सर्वाधिक रबड़ उत्पादन करता है। उसके बाद इंडोनेशिया करता है सर्वाधिक रबड़ उत्पादन। उसके बाद इसमें वियतनाम करता है। उसके बाद इंडोनेशिया करता है। पहले पे थाईलैंड है, दूसरे पे वियतनाम है, तीसरे पे इंडोनेशिया है, चौथे पे भारत है। चौथे पे क्या है? भारत है। अब दोस्तों हम प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न में क्या पूछा है? प्रश्न में पूछा हुआ है आरोही क्रम। दोस्तों आरोही के क्रम की बात करें तो ये क्रम होता है चढ़ता हुआ क्रम होता है। तो पहले सबसे कम आएगा, उसके बाद उससे ज़्यादा आएगा। पहले कम फिर उससे ज़्यादा। तो सबसे कम भारत में है, उसके बाद इंडोनेशिया में, सॉरी उसके बाद वियतनाम में, फिर इंडोनेशिया में, फिर थाईलैंड में। तो पहले भारत आएगा, तो भारत फिर वियतनाम, भारत वियतनाम यानी कि फर्स्ट थर्ड। तो ऑप्शन सी में दे रखा है फर्स्ट थर्ड। उसके बाद इंडोनेशिया, फिर आएगा थाईलैंड। पहले भारत, फिर वियतनाम, फिर इंडोनेशिया, लास्ट में आएगा थाईलैंड, क्योंकि थाईलैंड में सर्वाधिक रबड़ उत्पादन की जाती है। तो फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर, फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर, ऑप्शन सी में दे रखा है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मंदिर और स्थान दे रखे हैं। एक तरफ दे रखे मंदिर और एक तरफ दे रखे स्थान। देख लेते हैं, इनके मिलान कर लेते हैं। मंदिर पहला है बांके बिहारी मंदिर। तो दोस्तों बांके बिहारी मंदिर ये वृंदावन में, बांके बिहारी मंदिर वृंदावन में। अगला है द्वारकाधीश मंदिर। द्वारकाधीश मंदिर ये मथुरा में है। द्वारकाधीश मंदिर मथुरा में है। अगला है काशी विश्वनाथ मंदिर, ये सभी को पता है वाराणसी में है। अगला है राम जन्मभूमि मंदिर, ये तो सभी को पता है राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, तो ये अयोध्या में होगा। दोस्तों ये सही, इसके मिलान हो गए। हमारा इसकी कूट क्या बनेंगे? 2 4 2 4 और 1 3, 2 4 1 3। ऑप्शन ए में ही दे रखे हैं, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसमें हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना यानी कि SECC के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये हमसे पूछा हुआ है। तो दोस्तों ये देख लेते हैं। सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना SECC के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों याद रखना हमारा इसमें है स्वतंत्र भारत में SECC पहली बार वर्ष 2011 में आयोजित की गई। कब आयोजित की गई? वर्ष
2011 में। तो दोस्तों ये पहला कथन राइट है। जो है SECC सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना ये 2011 में ही आयोजित की गई थी। कब? पहली बार। तो दोस्तों ये वाला राइट है। दूसरा है SECC के तहत उल्लेखित सभी डेटा गोपनीय है, जबकि जनगणना के तहत सभी जानकारियाँ सार्वजनिक हैं। तो दोस्तों ये वाला गलत है, क्योंकि इसमें ये डेटा गोपनीय नहीं है, डेटा इसमें गोपनीय नहीं है। तो दोस्तों ये वाला गलत है। पहला सही है, पहला कथन गलत है हमारा, सॉरी पहला कथन सही है और दूसरा गलत है। पहला सही है हमारा, दूसरा कथन गलत है। तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक सही है, सही उत्तर हमें देखना है इसमें। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ दे रखी है हमारे बांध और दूसरी तरफ दे रखी है नदी। एक तरफ बांध है और दूसरी तरफ दे रखी है नदी। तो दोस्तों देख लेते हैं कौन कौन से हमारे सही सुमेलित हो जाएंगे। तो दोस्तों याद रखना, पहला है हमारा न्यू रेक। ये कहाँ स्थित है? न्यू रेक। तो दोस्तों ये न्यू रेक किस नदी पर है? तो ये बक्स नदी पर है। न्यू रेक बक्स नदी पर, याद रहेगा, न्यू रेक बक्स नदी पर है। अगला है ग्रैंड कुली ये कोलंबिया में, कोलंबिया नदी पर है ग्रैंड कुली। अगला है आसवान बांध, ये तो आप सभी को पता होगा, ये नील नदी पर है। और दोस्तों आपको ये भी पता होगा करीबा बांध, ये जाम्बेजी नदी पर है। दोस्तों आपको नीचे के दो तो आसानी से पते होंगे, जो आसवान बांध है या ओसवान बांध है, ये नील नदी पर है। करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर। आपको ऊपर वाली दो याद रखनी है, न्यू रेक ये बक्स नदी पर और ग्रैंड कुली ये कोलंबिया नदी पर। अब दोस्तों इसके हम ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से सही हो जाएंगे। ए पर 2 है और बी पर 1 है। ए पर 2, बी पर 1 और सी पर 4 और डी पर 3। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 ऑप्शन डी में दे रखा है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ भी इसे भी सुमेलित करना है। घास भूमि दे रखी है और देश दे रखे हैं, यानी कि घास के मैदान और देश दे रखे हैं। पहला है बेल्ट्स घास। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा बेल्ट्स घास ये हमारा दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में कौन सा है? बेल्ट्स घास पाए जाते हैं। अगला है पुस्ताज। तो दोस्तों पुस्ताज हमारा हंगरी में पाया जाता है, पुस्ताज हंगरी में। पंपास ये अर्जेंटीना में है और डाउन्स ये ऑस्ट्रेलिया में। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, पंपास अर्जेंटीना में और बेल्ट्स दक्षिण अफ्रीका और पुस्ताज हंगरी, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। ये दोस्तों ये इनके मिलान हो गए, याद रहेंगे आपको। अब देख लेते हैं हमारा आंसर क्या होगा। इस पर क्या है? 2 है और इस पर क्या है हमारा? 4 है और सी पर क्या है हमारा? सी पर 3 है और डी पर 1 है। तो 2 4 3 1 ऑप्शन सी में दे रखा है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आंसर क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रवाल भित्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रवाल भित्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये हमसे प्रश्न में पूछा हुआ है। देख लेते हैं चारों कथनों के बारे में। पहला कथन है प्रवाल भित्तियों के संदर्भ में। पहला कथन है प्रवाल भित्तियों को समुद्र का वर्षा वन कहा जाता है। तो दोस्तों ये एकदम कथन राइट है। जो प्रवाल भित्तियाँ होती हैं उन्हें समुद्र के वर्षा वनों को वर्षा वन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये वन की तरह होती हैं, तो इसलिए ना वर्षा वन कहते हैं। अगला है वे उथले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होती हैं जहाँ जल साफ होता है। तो दोस्तों ये भी कथन राइट है। ये समुद्र में पाई जाती हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जहाँ पर जल साफ होता है और उथला होता है। अगला है अमेजन प्रवाल भित्ति दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। तो दोस्तों ये वाला गलत है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति तो वो ग्रेट बैरियर रीफ है, ये वाला हमारा गलत है। तीसरा है प्रवाल भित्तियाँ महासागरीय क्षेत्र के केवल 0.1% भाग पर है। तो दोस्तों ये वाला कथन एकदम सही है। जो है प्रवाल भित्तियाँ केवल 0.1 क्षेत्र पर है। कितने क्षेत्र पर है? 0.1 क्षेत्र पर। ये वाला कथन हमारा राइट है। जो प्रवाल भित्तियाँ हैं वो महासागर के केवल 0.1% भाग पर है, ये वाला राइट है। पहला राइट हमारा, दूसरा राइट है, तीसरा गलत है। आंसर क्या होगा? 1 2 और 4 हमारा आंसर राइट हो जाएगा।
देख लेते हैं ऑप्शन किस में दे रखा है, 1 2 4 ऑप्शन सी में दे रखा है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जिला हाल ही में भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। भारत का जिला पूछा हुआ है, याद रखना, भारत का कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला, भारत का कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला है वो है मंडला जिला है भारत का कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में पूछा हुआ है, कौन सा कथन सही है। 2 कथन दे रखे हैं, देख लेते हैं कौन सा कथन इसमें हमारा सही होने वाला है। पहला कथन है उत्तर प्रदेश जल निगम और केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बीच एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये वाला दोस्तों हमारा कथन गलत है। दूसरा, पहला है इसे 200 करोड़ की लागत से यमुना नदी के किनारे बनाया गया है, तो दोस्तों ये भी कथन गलत है हमारा, ये भी कथन क्या है, गलत है। दोस्तों हमारे इसमें दोनों कथन गलत हैं। दोस्तों आपको ये इस सीवरेज ट्रीटमेंट के प्लान के बारे में, उत्तर प्रदेश की सीवेज ट्रीटमेंट प्लान है, इसके बारे में दोस्तों आपको जो इस पीडीएफ की व्याख्या देखिए उसमें आपको इसमें से इसके बारे में पढ़ लेना है, क्योंकि इसमें हमारे दोनों कथन गलत हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ रॉन्ग, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ना तो 1 और ना ही 2। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है ओश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ओश के संदर्भ में 2 कथन दे रखे हैं और पूछा हुआ है इसमें कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। पहला कथन है इसमें ओस किसी वस्तु की अपेक्षाकृत ठंडी सतह पर जल वाष्प के संघनन से बनने वाली जल की बूंदें हैं, तो दोस्तों एकदम कथन राइट है। जो ओस पड़ती है वो अपेक्षाकृत ठंडी होती है, ठंडी सतह पर जल वाष्प जम जाती है, तब वहाँ पर क्या होता है, ये जल की बूंदें दिखाई देने लगती हैं, तो उसे ही हम ओस कहते हैं। अगला है मेघा आच्छादित मौसम की स्थिति ओस के निर्माण के लिए प्रतिकूल होती है, दोस्तों ये भी कथन राइट है। जो मेघा आच्छादित मौसम होता है उसमें ओस की स्थिति के निर्माण के लिए प्रतिकूल होती है। दोनों कथन राइट हो गए, तो बोथ राइट, 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हमारा दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। ये नदी है और बूझती इसमें गुजरता है, यानी कि कौन सी नदी कहाँ से होकर गुजरती है, कौन सी नदी कहाँ से होकर गुजरती है। पहला है गंगा नदी, तो ये अनूप शहर से होकर गुजरती है, एकदम राइट है। अगला है रामगंगा बरेली से होकर गुजरती है, ये भी सही है। यमुना बागपत से होकर गुजरती है, ये भी सही है। अगला है सरयू, तो दोस्तों सरयू नदी इसके किनारे कौन सा है, तो सरयू नदी के किनारे कौन सा है, तो वो है अयोध्या। सरयू नदी के किनारे अयोध्या है, कौन सा है, अयोध्या, याद रहेगा, अयोध्या सरयू नदी के किनारे, ना कि सुल्तानपुर। तो दोस्तों ऑप्शन डी हमारा राइट गलत आंसर होगा, ऑप्शन डी इसमें गलत है। तो आंसर में पूछा हुआ है सही सुमेलित नहीं है, तो दोस्तों ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। सरयू नदी के किनारे अयोध्या है, कौन है, अयोध्या। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है स्थानांतर कृषि और क्षेत्र राज्य निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। हमसे पूछा हुआ है इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। तो दोस्तों याद रखना, जो है खिल है वो हिमालय क्षेत्र में आयोजित होती है, खिल हिमालय क्षेत्र में आयोजित होती है, तो ऑप्शन डी हमारा इसमें राइट आंसर है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। झूम खेती इस दोस्तों पहाड़ों पर होती है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निक्सटला माइलाइजेशन तकनीकी संदर्भित करती है। निक्सटला माइलाइजेशन तकनीकी संदर्भित करती है, तो दोस्तों इस तकनीकी के बारे में देख लेते हैं कौन सा कथन हमारा इसमें राइट होने वाला है। तो याद रखना इसमें कौन सा कथन राइट है, तो वो है ऑप्शन सी, मेसो अमेरिका के प्राचीन लोगों द्वारा मक्का को फोर्टिफाइड करने के लिए प्रयोग की जाने वाली विधि है। कौन सी, निक्सटामलाइजेशन, ये तकनीकी है मेसो अमेरिका के प्राचीन लोगों द्वारा मक्का के फोर्टिफाइड करने के लिए प्रयोग में की जाने वाली विधि है। तो दोस्तों ऑप्शन सी इसमें हमारा राइट आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है नव स्वीकृत उत्तर प्रदेश जल शुष्क नियमावली 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें पूछा हुआ है कौन सा कथन हमारा गलत है, गलत कथन पूछा हुआ है। तो दोस्तों पहला कथन है नव स्वीकृत उत्तर प्रदेश जल शुष्क
नियमावली 2022 के अनुसार। पहला कथन तो हमारा ये एकदम राइट है। जल का शुष्क 50% वर्ग मीटर की दर से होना चाहिए, एकदम राइट है। अगला है लखनऊ और वाराणसी में जल शुष्क नहीं लिया जाएगा। ये वाला दोस्तों हमारा कथन गलत है, ये वाला कथन गलत है, क्योंकि लखनऊ और वाराणसी में जल शुष्क लिया जाएगा। आंसर में पूछा हुआ है गलत कथन आंसर में पूछा हुआ है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला कथन पढ़ते हैं, जल शुष्क विकास प्राधिकरण के बाहर दे नहीं होगा। ये वाला एकदम राइट है। वर्तमान निर्मित क्षेत्र से अतिरिक्त निर्माण पर जल शुल्क भी दे होगा। ये भी राइट है दोस्तों। इसमें तीनों राइट है हमारे, और ऑप्शन डी इसमें ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन बी गलत है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नहीं शब्द पूछा हुआ है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्यमंडल किस ऊंचाई पर पाया जाता है? हमसे पूछा है मध्यमंडल किस ऊंचाई पर पाया जाता है। तो याद रखना ये 50 से 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। कितनी ऊंचाई पर? 50 से 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है मध्यमंडल। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देशों का क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हमसे पूछा हुआ है, ये 4 देश दे रखे हैं, छोटे छोटे देश हैं, और इनको अवरोही से मतलब सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। तो दोस्तों देख लेते हैं कौन सा देश कितना छोटा है, कौन सा देश कौन सा बड़ा है। पहला है दोस्तों हमारा, इसमें सबसे बड़ा जो होगा वो है नेपाल इसमें सबसे बड़ा है। उसके बाद है श्रीलंका, उसके बाद हमारा भूटान, फिर सबसे छोटा है मालदीव। तो नेपाल है, और श्रीलंका, फिर भूटान, फिर मालदीव, यानी कि 2 1 4 3 ऑप्शन बी में दे रखा है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पृथ्वी के वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत विमानन के लिए उपयोग की जाती है? विमान हमारे होते हैं एरोप्लेन, उसके लिए जो है उपयोग की जाती है वायुमंडल की कौन सी परत है? तो दोस्तों याद रखना समताप मंडल इन विमानन के लिए उपयोग की जाती है। ऑप्शन बी राइट होगा हमारा, इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, 31वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों 31वां व्यास सम्मान डॉक्टर असगर बजाज को प्रदान किया गया है, डॉक्टर असगर बजाज को। दोस्तों 32वां सरस्वती सम्मान, जो 32वां व्यास सम्मान है वो दे दिया गया है। वो दोस्तों किसे मिला है वो आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 32वां राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के लिए उत्तर प्रदेश से निम्नलिखित शिक्षकों में से किसे चुना गया है? तो दोस्तों राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के लिए उत्तर प्रदेश में से किसे चुना गया है? तो दोस्तों इन चारों में से जो देख लेते हैं किसे चुना गया है। तो दोस्तों याद रखना है ये किसे चुना गया है, ये चुना गया है खुर्शीद अहमद को चुना गया है। याद रहेगा, खुर्शीद अहमद को राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। ऑप्शन कौन सा राइट होगा? 3 नंबर हमारा सही है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बादल सूर्य को अवरुद्ध करने के लिए पर्याप्त होते हैं? सूर्य को रोकने के लिए पर्याप्त होते हैं कौन से बादल? ये प्रश्न हमसे पूछ लिया गया है, 133 नंबर प्रश्न। तो दोस्तों याद रखना निम्बो स्टेटस ये सूर्य को अवरुद्ध करने के लिए पर्याप्त रूप से काले होते हैं। पर्याप्त रूप से क्या होते हैं? काले होते हैं। कौन? अवरुद्ध के लिए पर्याप्त रूप से काले होते हैं, वो होते हैं निम्बो स्टेटस। याद रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है? संत कबीर नगर जिले में स्थित कौन सी झील है? तो वह बखीरा झील संत कबीर नगर में स्थित है। अगला प्रश्न है, आम्रपाली आम की एक किस्म है, यह किस का संस्करण है? आम्रपाली यह किसकी किस्म है? तो आम की किस्म है। याद रखना आम्रपाली आम की किस्म है, और ये किसका संस्करण है? तो ये नीलम और दशहरी का संस्करण है। ऑप्शन बी राइट होगा। नीलम और दशहरी का संस्करण है आम्रपाली, आम की एक फसल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश से मारीजुआना की खेती करने और उसे रखने को वैध घोषित किया है? किस देश ने मारीजुआना की खेती को करने और रखने को वैध घोषित किया है? तो दोस्तों याद रखना किस देश ने इसे वैध घोषित कर दिया गया है? तो याद रखना थाईलैंड ने इसे क्या कर दिया है? वैध घोषित कर दिया है। थाईलैंड ने वैध घोषित कर दिया है। अगला प्रश्न है,
हाल ही में चर्चा में रही खिलाड़ी रूपल चौधरी उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? हाल ही में चर्चा में रही खिलाड़ी रूपल चौधरी उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो दोस्तों याद रखना, ये मेरठ से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? मेरठ से। मेरठ से संबंधित है रूपल चौधरी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है, भारत का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्र मैदानी भारत का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्र मैदानी भाग है? तो दोस्तों याद रखना, कितना प्रतिशत? 43% क्षेत्र भारत का मैदानी भाग है। कितना? 43% है। अगला प्रश्न है, भारत में पाई जाने वाली जड़ोल मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जड़ोल मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, ये मृदा अनाज दलहनी फसलों की खेती के लिए आदर्श है। एकदम राइट है। जो जड़ोल मृदा होती है उसमें अनाज, गन्ना है और ये दलहनी फसल है, उनके लिए आदर्श होती है। एकदम राइट है। अगला है, जड़ोल मृदा को पूर्वीय तटीय मैदानों में देखा जा सकता है। पूर्वी तटीय मैदानों में यानी कि पानी के द्वारा बहाकर लाई जाती है, वही जड़ोल मृदा होती है। तो ये पूर्वी तटीय मैदानों में देखी जा सकती है। एकदम राइट है। दोस्तों दोनों कथन राइट हो गए, तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन बी राइट होगा। 1 और 2 दोनों। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। 1 और 2 दोनों। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भौगोलिक नामों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भौगोलिक नामों के संदर्भ में पहला कथन है, पामीर का पठार विश्व की छत के रूप में जाना जाता है। एकदम दोस्तों क्या है? एकदम सही है। विश्व की छत को पामीर का पठार कहते हैं, ये भी एकदम राइट है। पामीर के पठार को विश्व की छत कहते हैं, ये भी सही है। दक्षिण कोरिया को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों हम बार बार एक प्रश्न को पढ़ते आते हैं, जब से हम पढ़ना शुरू करते हैं कि उगते सूरज की भूमि को जापान को कहते हैं। किसे कहते हैं? जापान को। उगते सूरज की भूमि, याद रखना, उगते सूरज की भूमि किसे कहते हैं? जापान को। याद रहेगा, जापान को उगते सूरज की भूमि कहते हैं, ना कि दक्षिण कोरिया को। तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही है। पहला सही है, दूसरा गलत है, तो आंसर क्या होगा? सही उत्तर चुनिए, तो केवल एक आंसर हो जाएगा। केवल एक सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। एक तरफ दे रखिए रामसर स्थल, दूसरी तरफ दे रखे राज। रामसर स्थल और दूसरी तरफ दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं? राज्य। देख लेते हैं इसमें सही उत्तर क्या होगा। पहला है तमपारा झील। तमपारा झील ये हमारी ओडिशा में स्थित है। तमपारा झील ओडिशा में। अगला है यशवंत सागर। यशवंत सागर मध्य प्रदेश में। अगला है ठाणे क्रीक महाराष्ट्र में। ठाणे क्रीक महाराष्ट्र में। अगला है चिंत्रागुड़ी पक्षी अभ्यारण्य, ये तमिलनाडु में है। चिंत्रागुड़ी पक्षी अभ्यारण्य ये तमिलनाडु में। दोस्तों ये इसके मिलान हो गए। अब देख लेते हैं कौन सा सही हो जाएगा। तो ए पर 3 है और बी पर 2 है, सी पर 1 है और डी पर 4 है। तो 3 2 1 4, 3 2 1 4 ऑप्शन डी में दे रखा है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि तमपारा ओडिशा में, यशवंत मध्य प्रदेश में और ठाणे क्रीक महाराष्ट्र, चिंत्रागुड़ी तमिलनाडु में। ये इसके मिलान हो गए और ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसे तालों का शहर कहा जाता है? तालों का शहर दोस्तों ये तो उत्तर प्रदेश स्पेशल से पूछ लिया गया है, यानी कि यूपी स्पेशल से सवाल पूछ लिया गया है कि तालों का स्पेशल यानी कि तालों का शहर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों अलीगढ़ को तालों का शहर कहते हैं। किसे? अलीगढ़ को तालों का शहर कहते हैं। ये पॉइंट याद रखना, अलीगढ़ को तालों का शहर कहते हैं। अगला प्रश्न है, अवनलिका अपर्दन संबंधित है। अवनलिका जो अपर्दन है वो किससे संबंधित है? अवनलिका अपर्दन, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। अवनलिका किससे संदर्भित है? तो ये जल से। जल के द्वारा अवनलिकाएं बनती है। जहाँ पर रेतीली भूमि होती होगी, जल छोड़ा जाता है तो नलिकाओं के द्वारा भूमि अपर्दन होता है, तो उसे कहते हैं अवनलिका अपर्दन। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ दे रखे हैं बांध परियोजना, दूसरी तरफ दे रखी है नदी या नाम दे रखे हैं और जिले के नाम दे रखे हैं। 144वें नंबर का प्रश्न हमारा, देख लेते हैं कौन सी बांध कहाँ पर पाया जाता है। पहला है राजघाट बांध परियोजना। राजघाट बांध परियोजना ये किस जिले में है? तो ये ललितपुर जिले में। राजघाट बांध परियोजना ये ललितपुर जिले में। अगला है माता टीला बांध परियोजना। माता टीला बांध परियोजना ये झांसी जिले में है। माता टीला बांध परियोजना झांसी जिले में है। अगला है
मूसा खड्डू बांध, मूसा खड्ड बांध, जो मूसा खड्ड बांध है वो कहाँ स्थित है, तो वो चंदौली में है। अगला है कनहर बांध, ये सोनभद्र में, कनहर बांध सोनभद्र में। एक बार और देख लेते हैं इनको दोबारा। राजघाट बांध ललितपुर में, यानी कि 4 हो जाएगा। माता टीला बांध ये कहाँ स्थित है, माता टीला बांध ये झांसी में है, तो बी पर 2 हो जाएगा। अगला है मूसा खड्ड बांध, मूसा खड्ड बांध ये चंदौली में है, तो सी पर 3 हो जाएगा। डी पर क्या हो जाएगा 1। कनहर बांध ये सोनभद्र में, डी पर 1। तो दोस्तों ऑप्शन में डी पर 1 दे रखा है, ऑप्शन बी में दे रखा है, और बी पर 4 यानी कि ए पर 4 ऑप्शन बी में दे रखा है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसमें आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है संयुक्त वन प्रबंधन JFM कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। संयुक्त वन प्रबंधन JFM कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो दोस्तों इसमें हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर है। सरकार और स्थानीय समुदायों का संयुक्त प्रयास, सरकार और स्थानीय समुदायों का संयुक्त प्रयास ये है संयुक्त वन प्रबंधन JFM कार्यक्रम के बारे में यह कथन सही है। अगला कथन है भारत गौरव योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। भारत गौरव योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, तो पहला है इस योजना के अंतर्गत केवल ट्रेन निजी कंपनियों द्वारा संचालित की जाती हैं, तो दोस्तों ये वाला कथन हमारा क्या है, गलत है। ये वाला कथन क्या है हमारा, गलत है। क्यों गलत है, ये केवल निजी कंपनियों द्वारा संचालित नहीं की जाती है, क्योंकि इसमें सार्वजनिक कंपनियों द्वारा जो है भारत गौरव योजना शुरू की गई है, यानी कि भारत कंपनियों जो सार्वजनिक कंपनियां हैं उनके भी द्वारा संचालित की जाएंगी। अगला है भारत गौरव ट्रेन की थीम है थीम बेस्ड सर्किट ट्रेन, थीम बेस्ड सर्किट ट्रेन, ये वाला एकदम राइट है। दूसरा कथन हमारा इसमें सही है, दूसरा कथन तो सही है, पहला गलत है। और दोस्तों सवाल में हमसे पूछ लिया है गलत कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन 1 सही नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या होगा हमारा, एक राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत की पहली शैक्षिक टाउनशिप स्थापित की जाएगी, तो भारत की पहली शैक्षिक टाउनशिप ये उत्तर प्रदेश में शुरू की जा रही है। भारत की पहली टाउनशिप एजुकेशन टाउनशिप ये उत्तर प्रदेश में शुरू किया है, एजुकेशन टाउनशिप उत्तर प्रदेश में। अगला है निम्नलिखित में से किस नदी को काराकोरम में मृत्यु की नदी के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस नदी को काराकोरम में मृत्यु की नदी के रूप में जाना जाता है, तो दोस्तों याद रखना काराकोरम में मृत्यु की नदी के रूप में जाना जाता है वो है शोक नदी, शोक नदी को जाना जाता है शोक नदी। अगला है राष्ट्रीय केला अनुसंधान, राष्ट्रीय केला अनुसंधान किस स्थान पर स्थित है, तो ये तीचरी में स्थित है राष्ट्रीय केला अनुसंधान तीचरी। दोस्तों अगला प्रश्न है और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, आज का हमारा लास्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से देश कैस्पियन सागर के साथ सीमा बनाते हैं। कैस्पियन सागर के साथ कौन से देश सीमा बनाते हैं, तो पहला है रूस बनाता है और दूसरा है तुर्कमेनिस्तान। रूस और तुर्कमेनिस्तान ये कैस्पियन सागर से सीमा बनाते हैं, तो दोस्तों इसमें कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, केवल एक और 2 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। रूस और तुर्कमेनिस्तान कैस्पियन सागर से सीमा बनाते हैं। दोस्तों ये थे आज की क्लास में हमारे 150 प्रश्न पूरे हो चुके। ये क्लास हमारे 3 क्लासों में पूरे हुए हैं। कितनी क्लासों में, 3 क्लासों में हमने इन सवालों को पूरे कर लिए। मुझे उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई हुई, आपने अच्छे से पूरे प्रश्न पूरे किए होंगे। दोस्तों इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, मैंने पहले से ही अपलोड कर दी है। आप वहाँ पर जाकर इस PDF को प्राप्त कर लिए। PDF प्राप्त होने के बाद आपको क्या करना है, उसकी जो व्याख्या दे रखी है हर प्रश्न की व्याख्या को पढ़ना है। इन क्वेश्चन को मत पढ़ना, इन क्वेश्चनों को पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपने एक बार देख लिए हैं। अब इनकी व्याख्या पढ़ना और कौन कौन से प्रश्न आगे उनसे बन सकते हैं ये भी आपको पता लग जाएगा। तो दोस्तों ये क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और टेस्ट सीरीज के साथ। ये क्लास यहीं तक रखते हैं, अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।